Hello everyone, I'm Saket Bajpayee, Director of Prayas Physics Classes, Dehradun. चलिए, तो let's see the question of the day. The question is of the topic kinematics and the question says, a boatman sets off from one bank of a straight uniform canal for a mark directly opposite to the starting point. The speed of the water flowing in the canal is v everywhere. The boatman rows steadily at such a rate that, were there no current, the boat's speed would also be v. He always sets the boat's course in the direction of the mark, but the water carries him downstream. Fortunately, he never tires. How far downstream does the water carry the boat? What trajectory does it follow with respect to the bank? चलिए अब समझने की कोशिश करते हैं कि सवाल में कहा क्या है ना। हमें ये दिया हुआ है कि फॉर एग्जांपल ए पॉइंट वो पॉइंट है जिससे वो जो बोटमैन है वो अपनी बोट लेकर के निकला। अब उसकी निगाहें या फिर उसकी जो एम है वो हमेशा किसकी तरफ है? एफ पॉइंट की, जो कि एग्जैक्टली ऑन द ऑपोजिट बैंक है विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट ए। अब जो है मुझे ये दिया हुआ है सवाल में कि ये जो पानी जो बह रहा है ना उसकी वेलोसिटी है v, उसकी स्पीड है v, और इंसान जिस रेट से बोट चला रहा है ना, अगर इस इंसान को मौका मिलता रुके हुए पानी में बोट चलाने का तो वो कितनी स्पीड से चलाता? तो वो v स्पीड से चलाता। मतलब कि अब आपको ये समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर इस बोट के पास दो दो स्पीड्स होंगी, है ना, दो दो वेलोसिटीज होंगी। एक जिससे वो खुद बोट को रो कर रहा है, और दूसरा जो उसे कौन प्रोवाइड कर रहा है? ये जो बहता पानी है। ऑलराइट, तो हम लोग ने क्या किया, ये जो कैनाल है ना उसकी विड्थ को मैंने डिनोट कर दिया डी से, है ना, इसकी विड्थ को मैंने चलिए डी मान लिया। अब मुझे क्या समझ में आ रहा है कि जब जो बोटमैन था उसकी कोशिश थी किधर जाने की? टुवर्ड्स एफ। लेकिन उसको क्या हुआ? उसको पानी ने आगे की तरफ धक्का दिया, तो वो कुछ ऐसे दिशा में जाने लगा, है ना। लेकिन जैसे ही वो थोड़ा आगे बढ़ा, फिर से क्या हुआ? पानी तो अभी भी उसे आगे ठेल रहा है, लेकिन उसकी कोशिश अब किसकी तरफ है? इस एफ पॉइंट तक जाने की, है ना। क्योंकि सवाल में दिया है कि वो हमेशा एम करता है, मतलब अपना जो एफर्ट है ना, वो किस तरफ रखता है? टुवर्ड्स पॉइंट एफ। बात समझ रहे हैं आप? मतलब कि वो हमेशा, उसको किसी चीज की परवाह नहीं है, वो अपनी तरफ से प्रयास कर रहा है इस एफ पॉइंट पर जाने का। तो यहां पर जो मैंने रास्ता दिखाने की कोशिश की है ना, इसी रास्ते की इक्वेशन को हमें निकालना है, और हमें ये बताना है कि ये जो इक्वेशन आ रही है या ये जो रास्ता आ रहा है ये कैसा पाथ है। क्या वो स्ट्रेट लाइन है, क्या वो पैराबोला है, क्या वो हाइपरबोला, मतलब आउट ऑफ वैरायटी ऑफ ग्राफ्स उस ग्राफ का नाम क्या होगा। तो चलिए मैं आपको इस सवाल को सॉल्व करने का मेथड नंबर 1 बताता हूं, है ना। मेथड नंबर 1 जो मैं बताऊंगा, इससे आपको ये डायरेक्टली पता लगेगा कि एग्जैक्टली ये जो रास्ता आने वाला है वो क्या है ना, बिना इक्वेशन निकाले। इस मेथड की खासियत ये है कि आपको इक्वेशन भी नहीं निकालना पड़ेगा, और आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये जो रास्ता है वो कैसा है। तो आपको जैसा कि दिख पा रहा है, मैंने यहाँ पर एक सीडी लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया है, और जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये सीडी लाइन सेगमेंट की लेंथ कैसी है? इसकी लेंथ जो है वो डी के बराबर है, मतलब विड्थ ऑफ द कैनाल के बराबर है। अब मैंने यहाँ पर क्या मेक श्योर करा है? मैंने ये मेक श्योर करा है कि ये ए पॉइंट से ये जो लाइन है इसकी दूरी कितनी आ जाए? इसकी दूरी आ जाए डी के बराबर। ऐसा क्यों? बहुत जल्द आपको पता लगने वाला है। हो ये रहा है कि जहां से, जिस पॉइंट से ये जो पार्टिकल है, या सॉरी ये जो बोटमैन है वो चलना चालू कर रहा है, उस पॉइंट से शुरुआत में कैपिटल एफ की दूरी कितनी थी? डी थी। इस सीडी लाइन सेगमेंट की परपेंडिकुलर दूरी कितनी थी? वो भी डी थी। क्लियर है ये बात? अब आप देखिए, हमेशा ए पॉइंट से जब ये आगे बढ़ा, है ना, तो हर मोमेंट पर ये जो पानी है वो उसे किस डायरेक्शन में लाना चाह रहा है? वो उसे लाना चाह रहा है टुवर्ड्स सीडी, है ना, धीरे धीरे सीडी की तरफ उसे लाना चाह रहा है। कौन? ये जो रिवर है। तो किस रेट से ये इसे इसकी तरफ लाना चाह रहा है? तो मैं कह दूंगा कि भाई v स्पीड है रिवर की, तो ये v स्पीड से ही इस बोट को सीडी के पास
लाने की कोशिश कर रहा है। तो मैंने किसका कंट्रीब्यूशन देखा अभी? मैंने देखा पानी का कंट्रीब्यूशन। अब इस इंसान के पास एक और वेलोसिटी है, ये वाली। ये वाली वेलोसिटी जो है, इसका मैग्नीट्यूड भी सवाल में जैसा कि आप देख सकते हैं v दिया है। तो अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि ये जो स्पीड v है, ये कर क्या रहा है? बिल्कुल आसान है ये कहना। ये वाला जो कंपोनेंट है स्पीड का, वेलोसिटी का, वो इस बोट की एफ पॉइंट से दूरी को कम करना चाह रहा है। शुरुआत में इन दोनों के बीच की दूरी डी थी, धीरे 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 ये कोशिश क्या कर रहा है? ये कंपोनेंट हमेशा एफ और बोट इन दोनों के बीच की दूरी को कम करना चाह रहा है। तो मैंने इस वेलोसिटी को दो कंपोनेंट में ब्रेक कर दिया। एक कंपोनेंट क्या कर रहा है? एक कंपोनेंट उसकी सीडी से दूरी को कम कर रहा है, और एक कंपोनेंट क्या कर रहा है? इस फिक्स्ड पॉइंट एफ से उसकी दूरी को कम कर रहा है। लेकिन चूंकि सवाल में डेटा इतना प्यारा है कि दोनों ही जो कंपोनेंट है वो कितने हैं? सेम है। तो इसका मतलब ये हो गया, ये कहीं पर भी हो, है ना, कहीं पर भी हो, इसकी दूरी जितनी आएगी किससे? एफ से आएगी, उतनी ही परपेंडिकुलर दूरी किससे आएगी? इस सीडी लाइन सेगमेंट से आएगी। मतलब ये दूरी और ये दूरी हमेशा बराबर होने वाले हैं। उसी तरह ये दूरी और ये दूरी भी हमेशा बराबर होने वाले हैं, क्योंकि ये एफ पॉइंट को जिस रेट से अप्रोच कर रहा है, उसी रेट से ये सीडी लाइन सेगमेंट को भी अप्रोच कर रहा है। क्लियर है ये बात? तो अब आपको यूज करना है थोड़ा सा मैथमेटिक्स। बच्चों, मैथमेटिक्स में ऐसा होता है कि अगर एक पैराबोला हो, है ना, पैराबोला, पैराबोला की खासियत ये होती है कि उसके पास एक पॉइंट होता है जिसको हम लोग कहते हैं फोकस, और एक लाइन होती है जिसका नाम होता है डायरेक्ट्रिक्स। तो जो पैराबोला की किसी भी पॉइंट की खासियत ये होती है कि उसकी दूरी हमेशा, याद रखिएगा, हमेशा जितनी दूरी एफ से होती है, फोकस से होती है, उतनी ही परपेंडिकुलर दूरी किस लाइन से होती है? जिसे हम लोग डायरेक्ट्रिक्स कहते हैं। तो एग्जैक्टली वैसा ही कुछ यहाँ पर दिख रहा है कि हर समय इस पॉइंट की, इस फिक्स्ड पॉइंट एफ से जितनी दूरी है, उतनी ही दूरी हमेशा इसकी किससे है? सीडी से। तो इसका मतलब सीडी इज नाउ गोइंग टू बिहेव लाइक अ डायरेक्ट्रिक्स, और एफ इज गोइंग टू बिहेव लाइक अ फोकस। और ये जो इसकी ग्राफ बन रही है, वो एग्जैक्टली क्या कहलाएगी? पैराबोला। तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि ये इस तरीके से आगे जाएगा 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 जाएगा, और एग्जैक्टली कहां पर ये लैंड करेगा? यहाँ पर एग्जैक्टली इस तरीके से लैंड करेगा, सच दैट कि अगर मैं इस पॉइंट का कुछ नाम दे दूं, लेट मी से बी, है ना, तो एफ बी बराबर क्या हो जाएगा? बी डी। क्योंकि इस ग्राफ की खासियत ही ऐसी है कि हर समय क्या होना चाहिए? इन दोनों के बीच की दूरी, किन दोनों के बीच की दूरी? बी और एफ के बीच की दूरी और बी और डी के बीच की दूरी, इन दोनों को क्या रहना पड़ेगा? सेम रहना पड़ेगा, राइट? तो हम लोग बड़े आराम से ये चीज समझ पा रहे हैं कि ये जो इसका रास्ता है वो कैसा है? पैराबोला। और इस पर्टिकुलर मोमेंट पर क्या हो रहा है? इस पर्टिकुलर मोमेंट पर देखिए, जो बोटमैन है उसकी वेलोसिटी किधर को है? इधर को है। और जो पानी उसे ले जा रहा है, चाह रहा है, वो किस डायरेक्शन में ले जाना चाह रहा है? इस डायरेक्शन में ले जाना चाह रहा है। तो बोटमैन जो है वो एग्जैक्टली ऑपोजिट शोर पर कहां पर लैंड करेगा? at a distance d by 2 from the fixed point f। तो ये तो था इस सवाल को बड़े आराम से लॉजिकली बिना किसी कैलकुलेशन के सॉल्व करने का तरीका। अब हम लोग मेथड 2 में जाएंगे, जिसमें मैं आपको प्रॉपर इक्वेशन भी प्रोवाइड करूंगा कि इसके ट्रेजेक्टरी की इक्वेशन आती कैसी है। तो चलिए मेथड नंबर 2 पे आते हैं। ये तो मैंने शो कर दिया कि इसकी शुरुआत किस तरीके से होगी। अब किसी भी मोमेंट पर चलिए देखते हैं कि जैसा हम लोगों ने अभी भी फाइंड आउट किया था कि एक वेलोसिटी कैसी है? एक वेलोसिटी ऐसी है जो हमेशा इस एफ पॉइंट की तरफ डायरेक्टेड है। दूसरा कंपोनेंट क्या कर रहा है? जो पानी प्रोवाइड कर रहा है उससे वो इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहा है। अब मैं एक काम करता हूं, मैं इस कोऑर्डिनेट को ओरिजिन मान लेता हूं, है ना, 0,0, और मैं ये देख रहा हूं कि ये थीटा एंगल से मान लीजिए रोटेट करा, और किसी भी टाइम पर जो इस बोटमैन की एफ पॉइंट से दूरी है उसको मैं लेट मी कॉल इट स्मॉल आर। मतलब अब आप समझ रहे हैं, मैं पोलर कोऑर्डिनेट्स का यूज करने वाला हूं, ठीक है, पोलर कोऑर्डिनेट्स। तो आपको आज एक बहुत नई चीज मैं सिखाऊंगा कि पैराबोला की इक्वेशन पोलर कोऑर्डिनेट्स में कैसी आ सकती है। तो चलिए एक काम करते हैं, यहां पर एक मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप करने की कोशिश करता हूं।
जो कि इस वेलोसिटी के परपेंडिकुलर अब जरा आप देखिए वेलोसिटी का ये कंपोनेंट भी v है और ये कंपोनेंट भी v है ना। तो अगर मैं एक और यहाँ पर डॉटेड लाइन डिनोट करूं यहाँ पर, तो ये थीटा है अगर, तो मुझे ये भी समझ में आ रहा है कि ये भी थीटा होगा। अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा हो गया। तो अब जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं, ये जो बोटमैन है ना, लेट मी कॉल दिस पॉइंट बी। तो बी और एफ, बी से एफ की जो दूरी है वो लगातार कम हो रही है। सही बात है। किस रेट से कम हो रही है? तो मैं लिख सकता हूं कम होने का जो रेट है वो क्या हो गया, v माइनस वी साइन थीटा। क्योंकि v से ये इधर जाना चाह रहा है, लेकिन दूसरा कंपोनेंट जो है v साइन थीटा से इसे दूर ले जाना चाह रहा है। तो आप देखिए कि लेफ्ट हैंड साइड को मैंने पॉजिटिव रखा है, तो राइट हैंड साइड को भी मुझे कैसा रखना होगा, पॉजिटिव। और इसके लिए मैं dr बाई dt नहीं लिखूंगा, मैं लिखूंगा माइनस dr बाई dt, क्योंकि मुझे जो दूरी है ना, जिसको मैंने r से डिनोट करा है, उसको क्या बोलना पड़ेगा कि dr तो नेगेटिव है, क्योंकि दूरी घट रही है, इसलिए मैंने क्या यूज किया, माइनस dr बाई dt। ये हो गई मेरी इक्वेशन नंबर 1। दूसरी इक्वेशन में क्या लिख दूंगा, देखिए ये जो वेलोसिटी का कंपोनेंट जो था b से f के लॉन्ग, उसको तो मैंने डील कर लिया, बट व्हाट अबाउट द कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी दैट इज परपेंडिकुलर टू bf? तो वो तो v cos थीटा है। अब हमें पता है कि जब मैं इस पॉइंट से देख रहा हूं तो लगातार थीटा जो है बढ़ता जा रहा है ना। तो थीटा बढ़ता जा रहा है और किस रेट से बढ़ रहा है, डी थीटा बाई डी टी। आपको याद होगा क्या होता है, वो होता है ओमेगा, और ओमेगा होता है v परपेंडिकुलर अपॉन रेडियल डिस्टेंस। तो v परपेंडिकुलर यहाँ पर कितना हो गया, v cos थीटा, और रेडियल डिस्टेंस हो गई स्मॉल r। तो ये मेरे पास दूसरी इक्वेशन आ गई, राइट। और अब आप ये सोचिए कि मुझे किसके बीच में इक्वेशन डिराइव करनी है, मुझे थीटा और आर में डिराइव करना है, क्योंकि मैं पोलर कोऑर्डिनेट्स यूज कर रहा हूं। तो मुझे टाइम को, है ना, टाइम को देखिए मुझे क्या करना होगा, टाइम को मुझे एलिमिनेट करना होगा। तो मेरे पास सामने रखी है दो इक्वेशंस, जिन दोनों को मैं डिवाइड करूंगा तो dt जो है वो गायब हो जाएगा, राइट। तो चलिए कैलकुलेशन पर अब आ जाते हैं। तो चलिए इन दोनों इक्वेशंस को हम लोग डिवाइड कर देते हैं ना, ये मैंने दोनों को डिवाइड कर दिया। तो क्या आ जाएगा, v माइनस वी साइन थीटा डिवाइडेड बाय v cos थीटा बाय r, है ना, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस डी आर बाय डी थीटा। इसको और सिंप्लीफाई करें तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस ऑफ थीटा, है ना, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस, सॉरी यहां पर डी थीटा भी आएगा, इज इक्वल टू माइनस डी आर अपॉन आर। सही है यहां तक। तो अब अगला काम हमें समझ में आ रहा है कि हमें क्या करना होगा, इंटीग्रेट करना होगा ना। तो चलिए इंटीग्रेट करते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस साइन ऑफ थीटा अपॉन कॉस ऑफ थीटा डी थीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी आर अपॉन आर। अब आती है बारी लिमिट रखने की। जब r की वैल्यू थी d, आप देख पा रहे हैं, जब r की वैल्यू थी d, तो उस समय थीटा कितना था, 0 था। क्यों? क्योंकि जब r की वैल्यू 0 थी, सॉरी जब थीटा की वैल्यू 0 थी, तो वो बोटमैन a पॉइंट पर था, है ना। तो थीटा जब 0 था तो a और f के बीच की दूरी कितनी थी, स्मॉल d। तो वही मैंने यहाँ पर मेंशन किया है। अब मुझे क्या चाहिए, r एज अ फंक्शन ऑफ थीटा। तो मैं किसी भी r पर बोल देता हूं कि थीटा की वैल्यू थीटा है। तो अब लेफ्ट साइड को इंटीग्रेट करना है और राइट साइड को भी इंटीग्रेट करना है और वैल्यू पुट करनी है ना। तो यहां से अब मैथमेटिक्स चालू हो जाता है, और आप घबराइए मत, उसमें भी मैं आपकी मदद करूंगा। कैसे इंटीग्रेट करें इसे, चलिए सोचते हैं। ये बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ सेक थीटा डी थीटा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ टैन ऑफ थीटा डी थीटा। और राइट हैंड साइड में क्या बन जाएगा, लिमिट पहले मैं लिख देता हूं। राइट हैंड साइड में क्या बन जाएगा, माइनस डी आर बाई आर, मुझे याद है माइनस ऑफ एल एन ऑफ आर होता है, और लिमिट क्या रख देंगे यहाँ पर, d से r तक। सही है यहां तक। तो देखिए मैंने आपको फॉर्मूला प्रोवाइड कर रखा है यहाँ पर, इंटीग्रेशन ऑफ सेक थीटा डी थीटा और इंटीग्रेशन ऑफ टैन थीटा डी थीटा, दोनों का फॉर्मूला मैंने आपको प्रोवाइड कर रखा है। यहाँ पर मॉड इसलिए लगा रहता है ना, ताकि जो ln के अंदर की वैल्यू है वो हमेशा क्या रहे, पॉजिटिव रहे। तो चलिए इसका इस्तेमाल करके अब इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, पहला टर्म क्या बन जाएगा, ln ऑफ सेक थीटा प्लस टैन थीटा, और इसमें लिमिट क्या भरनी होगी, लिमिट भरनी होगी 0 से थीटा।
मैंने यहाँ पर मॉड हटा दिया क्योंकि थीटा मुझे दिख रहा है कि यहाँ पर कैसा रहेगा, एक्यूट रहेगा, और इसीलिए मैं कह सकता हूं कि ये जो अंदर वाला टर्म है वो पॉजिटिव ही रहना है। माइनस इसके बाद क्या आ जाएगा, ln ऑफ, यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ tan थीटा डी थीटा है, ln ऑफ sec थीटा, तो सेम उसी कारण से मैं फिर से मॉड हटा रहा हूं और यहाँ लिख रहा हूं sec थीटा, और लिमिट अगेन क्या हो जाएगी, 0 से थीटा, और ये कितना हो जाएगा, माइनस ln ऑफ r बाय डी। आई होप आप समझ पा रहे होंगे, ln r माइनस ln d हो जाएगा ln r अपॉन डी। तो चलिए इसे फर्दर सॉल्व करें और देखें कि ये क्या बन जा रहा है। ये बन जा रहा है ln ऑफ sec थीटा प्लस tan थीटा डिवाइडेड बाय sec थीटा, और इस पूरे में लिमिट भर देते हैं 0 से थीटा, इज इक्वल टू, इसको मैं लिख सकता हूं ln d अपॉन r, माइनस साइन मैंने यूज कर लिया। तो अब देखिए वैल्यू अगर पुट करें तो ये क्या बन जाएगा, ln ऑफ sec ऑफ थीटा प्लस tan ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय sec ऑफ थीटा, और माइनस जब मैं करूंगा तो देखिए sec 0 1 हो जा रहा है, tan 0 0 हो जा रहा है, और sec 0 1 हो जा रहा है। इसका मतलब जो दूसरा टर्म है वो बन रहा है ln ऑफ 1 जो कि 0 होता है, तो इसीलिए मेरा लेफ्ट हैंड साइड तो सिर्फ इतना ही रह गया, दिस इज इक्वल टू ln ऑफ d अपॉन r, राइट। तो चलिए ln और ln तो चले गए, तो बच क्या गया, sec ऑफ थीटा प्लस tan ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय sec ऑफ थीटा इज इक्वल टू d अपॉन r। करेक्ट है यहां तक। तो यहां से देखिए r बराबर क्या आ जा रहा है, r बराबर आ जा रहा है d अपॉन कितना आ जाएगा, ये इसको अगर मैं सिंप्लीफाई कर दूं ना तो और इजी पड़ेगा आपके लिए, ये बन जाएगा 1 प्लस, है ना, सेक थीटा अपॉन सेक थीटा क्या हो जाएगा 1, और tan थीटा अपॉन सेक थीटा, tan थीटा होता है साइन अपॉन कॉस, और ये होता है 1 अपॉन कॉस, तो ये बन जाएगा साइन थीटा, है ना। तो यहां से r बराबर क्या आ गया, r बराबर आ गया d अपॉन 1 प्लस साइन ऑफ थीटा, और जैसे ही ये आ गया तो हमें ये समझ में आ रहा है कि इक्वेशन बिल्कुल सही आई है, क्योंकि, है ना, जब थीटा बराबर 0 था उस समय r की वैल्यू क्या होनी चाहिए थी, d होनी चाहिए थी, और जब थीटा बराबर क्या हो जा रहा है पाई बाई 2, तो उस समय r की वैल्यू क्या हो जानी चाहिए, r की वैल्यू हो जानी चाहिए d बाई 2। तो हमें ये समझ में आ रहा है कि इक्वेशन बिल्कुल सही आई है, और मैं आपको बता दूं कि ये जो इक्वेशन है यही होती है इक्वेशन ऑफ पैराबोला इन विच फॉर्म, पोलर फॉर्म, और राइट। तो ये हमने डिराइव भी कर लिया कि हमारा जो आंसर है वो क्या आएगा, पैराबोला आएगा, और उसकी इक्वेशन क्या आएगी, r बराबर d अपॉन 1 प्लस साइन थीटा इन ऑब्वियसली पोलर कोऑर्डिनेट फॉर्म। सो आई होप कि आपको ये दोनों ही तरीके पसंद आए होंगे और आपको सीखने को बहुत कुछ मिला होगा। फिर से हम लोग मिलेंगे कल with a different problem of the day. Till then, keep practicing, and in case you have any doubts, feel free to contact us and do subscribe to our YouTube channel. Thank you.